नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेतन्याहू अचानक से सीन में आ गए, जिन्हें कल तक कमरे से बाहर देखा जा रहा था, उनकी छाया बातचीत के गलियारे में नजर आने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद फिर से नेतन्याहू को लेकर सारे सवाल सेंटर में आ गए हैं कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसराइल की भूमिका क्या थी, क्या हो सकती है, हम इसकी बात करेंगे। मगर अच्छी बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने बातचीत के लिए कदम बढ़ा दिए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने जेडी वांस के नेतृत्व में अपनी टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दी है। इस टीम में जेडी वांस के अलावा पश्चिम एशिया में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर हैं। कुशनर और विटकॉफ युद्ध से पहले हो रही बातचीत में भी शामिल थे। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने कहा है कि 9 अप्रैल की शाम तक इस्लामाबाद में बातचीत के लिए ईरान के प्रतिनिधि पहुंच जाएंगे। भारत में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो जारी किया है। कहा है कि सीज फायर की घोषणा की अगली सुबह तेहरान के कॉफी शॉप में लोग जमा हो रहे हैं। यानी यह भी बता रहा है कि ईरान भले इसराइल के हमले के बाद सीज फायर तोड़ने की धमकी दे रहा है, मगर वह भी बातचीत से उम्मीद करने लगा है। यह ईरान के लिए भी अच्छा है। I can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. 11 अप्रैल को होने वाली बातचीत पर जिसकी भी नजर इस्लामाबाद पर होगी, उसकी नजर इसराइल पर भी रहेगी कि इसराइल बातचीत को होने देता है या फिर किसी की हत्या हो जाएगी। नेतन्याहू के कारण आशंका जताई जा रही थी कि ट्रंप कहीं पीछे ना हट जाएं, मगर उन्होंने अपनी टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने जरूर कहा कि अमेरिका की सेना जहां है वहीं बनी रहेगी, जब तक समझौता पूरा नहीं हो जाता तब तक सेना आराम करेगी और अगले हमले की तैयारी करेगी। अमेरिका इज बैड। इन बयानों को बातचीत के पहले दावेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि अमेरिका भी ईरान के आगे कमजोर ना दिखे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका उससे भीख मांग रहा था और अमेरिका कह रहा है ईरान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. 8 अप्रैल को ईरान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें अमेरिका का खूब मजाक उड़ा। लगता है उसी के काउंटर में व्हाइट हाउस ने बयान दिया है कि राष्ट्रपति कभी भी ईरान की उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे जो अमेरिका की जनता के खिलाफ होगा। बातचीत की शर्तों को लेकर लेबनान पर अमेरिका और ईरान की अलग अलग राय सामने आई है। नेतन्याहू और जेडी वांस कहते हैं कि लेबनान कभी भी बातचीत का हिस्सा नहीं था। अमेरिका ने लेबनान को लेकर कोई वादा नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लेबनान में भी सीज फायर लागू है। हो सकता है बातचीत और युद्ध विराम से नेतन्याहू झुंझला गए हों और उन्होंने लेबनान पर घमासान हमला कर दिया। एक दिन के हमले में वहां 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। भयंकर तबाही हुई है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने शोक की घोषणा की है। बेरूत में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है कि बेरूत की सड़कों पर आम लोगों के जले हुए शव दिखाई दे रहे हैं। युद्ध विराम के बाद का दिन लेबनान में पूरे युद्ध का सबसे खूनी दिन बताया जा रहा है। अकेले बेरूत पर 5 बार अलग अलग स्ट्राइक्स में कई हमले हुए हैं। इसराइल के सेना ने कहा कि इस युद्ध में यह उसका सबसे बड़ा हमला था। 10 मिनट के भीतर देश के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के 100 से अधिक कमांड सेंटर पर हमला हुआ। जेडी वांस ने कहा कि जब तक ईरान और अमेरिका में बातचीत हो रही है, तब तक इसराइल ने लेबनान में हमला कम करने की बात कही है। Look, if Iran wants to let this negotiation fall apart,
in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire. That's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों लेबनान पर इसराइल के हमले को रोकने की अपील कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भी कहा है लेबनान को सीज फायर में शामिल होना चाहिए। आप देखेंगे नेतन्याहू पर इन बातों का कोई असर नहीं। उन्हें भरोसा है कि अमेरिका उनके प्लान को लागू करेगा और यही सवाल है कि नेतन्याहू का भरोसा किस आधार पर है। लेबनान पर हमले को इसराइल की तरफ से अघोषित शर्त के रूप में देखा जा रहा है। इसराइल जताना चाह रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और राष्ट्रपति ट्रंप को कंट्रोल नेतन्याहू कर रहे हैं? वो कभी नहीं चाहेंगे कि युद्ध रुक जाए। ईरान को लेकर इसराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को खत्म नहीं किया जा सका। अमेरिका से बातचीत ईरान को मान्यता दे रही है। अगर युद्ध विराम की शर्तों को मान लिया गया तो उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो ईरान को पहले से ज्यादा मजबूत कर देंगी। अमेरिका को भी कई मोर्चे पर नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में उसकी साख को धक्का पहुंचा। अमेरिका तो बाहर निकल जाएगा, मगर इलाके में रहना नेतन्याहू को है। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान को इस बार रौंद दिया जाए, मगर उल्टा हो रहा है। अब अगर समझौते में ईरान का पक्ष भी बराबरी पर भी नजर आया, ईरान अपमानित स्थिति में नजर नहीं आया, तो नेतन्याहू इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर युद्ध रुक गया तो 76 साल के नेतन्याहू को अपना प्लान लंबे समय के लिए रोकना पड़ जाएगा, जिसके लिए वे 40 साल से सपना देख रहे हैं। इसलिए सबकी नजर नेतन्याहू पर होनी चाहिए कि वे बातचीत को नाकाम करने के लिए क्या कुछ करते हैं। सीज फायर की घोषणा के बाद ट्रंप के पूर्व काउंटर टेररिज्म डायरेक्टर जो केंट ने कहा कि सीज फायर सफल होने के लिए जरूरी है कि नेतन्याहू को कंट्रोल में रखा जाए। उनकी बात सही होती दिख रही है। जो केंट की एक और बात मीडिया में चल रही है, ट्रंप नेटो से निकलने की धमकी दे रहे हैं। फिर से ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को इशारा करने लगे हैं। उनके इस बयान पर जो केंट ने कहा है कि ट्रंप अमेरिका को नेटो से इसलिए अलग करना चाहते हैं क्योंकि जब सीरिया में इसराइल और तुर्की के बीच जंग हो गई तब अमेरिका नेटो के साथ खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है। इसलिए अमेरिका इसराइल के साथ रहेगा। अगर इस बात में दम है तब आप सोचिए कि क्या अमेरिका इसराइल के चंगुल में फंसा देश नहीं लग रहा। सीज फायर को लेकर आश्वस्त होना चाहिए, मगर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का रिकॉर्ड आशंकित कर देता है। इसलिए अगर ईरान होर्मुज को फिर से बंद कर अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए मजबूर कर रहा है, तो इसराइल भी लेबनान पर इसी मकसद से अटैक कर रहा है कि सीज फायर को खटाई में डाल देगा या उसकी भी शर्तें मानी जाएंगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं अगर ईरान लेबनान को लेकर बातचीत से पीछे हटता है तो यह उसकी बेवकूफी होगी। क्या वांस इसराइल को समझा सकते हैं वह लेबनान पर हमला ना करे? हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर नेतन्याहू वही दोहरा रहे हैं जो गजा में कर चुके हैं। 2.5 साल तक बम बरसाने के बाद भी नेतन्याहू हमास को खत्म नहीं कर पाए, उससे बातचीत करनी पड़ी। हिजबुल्लाह हमास से कई गुना बड़ा संगठन है। क्या हवाई हमले से नेतन्याहू हिजबुल्लाह को खत्म कर सकते हैं? ईरान में तो सफलता नहीं मिली, इसलिए ध्यान से आगे की प्रक्रियाओं को देखते रहिए। नेतन्याहू अब हर जगह आपको दिखाई देने लग जाएंगे। लेबनान के अलावा इसराइल एक और छोर से बातचीत को नाकाम करने की कोशिश करता दिख रहा है। 8 अप्रैल को ईरान के सीरी और लवान ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ। ईरान मानता है कि इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात का हाथ हो सकता है और इसराइल उसे आगे कर रहा है ताकि बातचीत नाकाम हो जाए। जवाबी कार्रवाई में यूएई और कुवैत पर हमले की भी खबर है। इसराइल लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि इस जंग में खाड़ी के देश खुलकर उसके साथ आ जाएं। इसमें भी उसे बड़ी सफलता नहीं मिली।
खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डों पर ईरान ने टारगेट किया, मगर खाड़ी के देशों ने जवाबी हमला नहीं किया। फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, जिस दौरान ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे थे, उसी दौरान उनका स्टाफ युद्ध विराम की कोशिशें कर रहा था। कई हफ्तों से ट्रंप प्रशासन इस कोशिश में था कि पाकिस्तान ईरान को होर्मुज को खोलने के लिए मना ले। बैक चैनल से आसिम मुनीर की कोशिशों के चलते युद्ध विराम की घोषणा हो पाई। ट्रंप तेल के बढ़ते दामों से चिंतित थे और ईरान के जवाबी हमले से हैरान, इसलिए अब युद्ध से निकलने का मूड बना रहे हैं। उधर लगता है कि ईरान में भी युद्ध रोकने को लेकर माहौल बन रहा है। ईरान के कुछ बयानों को छोड़ दें तो अभी तक बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, वरना ईरान अपने प्रतिनिधि को इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं करता। ऐसा लगता है कि ईरान की जनता भी बातचीत को लेकर उम्मीद में है। ईरान कुछ बदला हुआ लग रहा है, मगर क्या नेतन्याहू बदल गए हैं? वे युद्ध रोकना चाहेंगे? अगर युद्ध रुक गया तो नेतन्याहू बिखर जाएंगे। अमेरिका के पत्रकार टकर कार्लसन बार बार कह रहे हैं, नेतन्याहू को रोको, इस्राइल को अमेरिका सैनिक सामान देना बंद कर दे। बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि इस्राइल हमारी सैनिक और विदेश नीति तय कर रहा है। मैं प्रस्ताव लाने जा रहा हूं कि अमेरिका इस्राइल को सैनिक मदद बंद कर दे। ईरान पर हमले के बाद से अमेरिका में इस्राइल को लेकर विरोध हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू के दबाव में आ गए हैं। ईरान भी कह रहा है एप्स्टीन फाइल्स के कारण ट्रंप इस्राइल की बातों में आ रहे हैं और ईरान पर हमला कर रहे हैं। एप्स्टीन का संबंध भी इस्राइल से जोड़ा जा रहा है। तो क्या ट्रंप इस्राइल के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हंगामा और बढ़ गया है कि 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू को ब्लैक कार में छुपाकर लाया गया। पत्रकारों से बचाते हुए सिचुएशन रूम में ले जाए गए। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप को हमले के लिए राजी किया। सिचुएशन रूम व्हाइट हाउस में एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर सुरक्षा और खुफिया जानकारी संबंधित ब्रीफिंग होती है। यहां पर विदेशी नेताओं को नहीं बुलाया जाता है। जोनाथन स्वान और मैगी हैबरमैन की रिपोर्ट बताती है कि इस कमरे में नेतन्याहू ने मोसाद के निदेशक के साथ मिलकर ट्रंप के सामने प्रस्तुति की कि ईरान रेजिम चेंज के लिए तैयार है। अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस प्रस्तुति में भावी नेताओं के रूप में रजा पहलवी की तस्वीर भी दिखाई गई। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, ईरान का रिजीम इतना कमजोर हो जाएगा कि होर्मुज में यातायात नहीं रोक पाएगा। बताया कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और वह खाड़ी के देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमला नहीं कर पाएगा। यह रिपोर्ट काफी चर्चा में है। बता रही है कि कैसे इस्राइल ने अमेरिका को झांसा दिया और ट्रंप चक्कर में फंस गए। वांस और ट्रंप का खुफिया विभाग युद्ध को लेकर उत्साहित नहीं था, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया कि वे जल्दी और ठोस रूप से ईरान पर जीत हासिल कर लेंगे, जो गलत साबित हुआ। यही कारण है कि आज तक किसी को पता नहीं कि अमेरिका ईरान पर हमला क्यों करने गया। ट्रंप हर समय इसके अलग अलग जवाब देते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद सिचुएशन रूम में नेतन्याहू की मौजूदगी को लेकर सवाल हो रहे हैं। डेमोक्रेट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना ने कहा है, युद्ध से पहले सिचुएशन रूम में ट्रंप ने नेतन्याहू को बुलाकर अमेरिका की जनता को धोखा दिया। रो खन्ना इस्राइल के हाथों में खेलने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा है, सभी को शपथ लेनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो भी अगला राष्ट्रपति होगा, उसके समय में फैसले के कमरे में इस्राइल का प्रधानमंत्री नहीं बुलाया जाएगा। ट्रंप के पहले किसकी सरकार थी? डेमोक्रेट की। गजा पर हमले हो रहे थे। डेमोक्रेट के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस्राइल का विरोध नहीं कर पाए, मदद करते रहे। हर समय नेतन्याहू के आगे नतमस्तक और मजबूर ही नजर आए। अमेरिका का वर्चस्व भले दुनिया भर में हो, लेकिन अमेरिका के एक्सपर्ट अब खुलकर कहने लगे हैं, इस्राइल ने अमेरिका को अपने कब्जे में ले लिया है।
नेतन्याहू के एक पुराने बयान का जिक्र किया जा रहा है। 2001 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, इस्राएल की सीमाओं पर बसे यहूदी सेटलर इलाकों का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उनका एक बयान कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वे कह रहे हैं कि अमेरिका को मैनिपुलेट करना आसान है। 2001 का यह क्लिप YouTube सर्च में मिल जाएगा। हिब्रू में ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, मैं अमेरिका को जानता हूं। अमेरिका ऐसी चीज है जिसे आप बहुत आसानी से सही दिशा में मोड़ सकते हैं। टकर कार्लसन ने भी एक और पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड के पॉडकास्ट में कहा, नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में घूम घूम कर कह रहे हैं, मैं अमेरिका को कंट्रोल करता हूं, मैं ट्रंप को कंट्रोल करता हूं। कार्लसन ने ऐसा दावा किया कि जिन लोगों से नेतन्याहू ने ऐसा कहा है, उन्होंने कार्लसन को बताया है